हेलो गाइस, वेलकम टू आर के आई एस अकेडमी। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई एस अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़े थे और आज हमारा यह पहला लेक्चर है पॉलिटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हर एक चीज़ को समझेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हम लोग इसके बारे में एक एक करके अच्छे से हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं राहुल कुमार, आप सभी का दोस्त। और इन लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कैसे आप पॉलिटी को अच्छी तरीके से रीड करके समझ सकते हैं, क्योंकि दिस इज द मेजर सब्जेक्ट ऑफ फॉर ऑफ यूपीएससी एंड फॉर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द मेजर सब्जेक्ट फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। वैसे मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँ, इसको इसलिए भी हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम डिस्कस कर सकें जब हमारे पास पॉलिटिकल समस्या आए। इसे इसलिए भी हमें समझना पड़ेगा ताकि हम जब गवर्नमेंटल सिचुएशन में फंसे तो हम उस चीज़ों को सही तरीके से एनालिसिस कर सकें और सही डिसीजन ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर्स को मैं अच्छी तरह से कवर करूंगा इस लेक्चर्स में। और ये लेक्चर सीरीज चलेगा जब तक पूरी तरह से मैं आपको पॉलिटी पढ़ना, लिखना और याद करने के साथ साथ उसे समझना और समझाना ना सिखा दूँ, तब तक ये पॉलिटी सीरीज आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। चल, द फर्स्ट कंटेंट्स अगर देखें तो दिस इज द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम लोग भारतीय संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं कंटेक्स्ट के हिसाब से चलूं तो सबसे पहला है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एनीवे। और यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी भारतीय संविधान क्या है। सबसे पहला डिस्कशन मेरा यही होगा कि भारतीय संविधान क्या है, देन हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, वाई, और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। देन आफ्टर इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किन लोगों का योगदान रहा, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कुछ उसका फ्रेमिंग भी मैं बताऊंगा। इसमें कुछ होने वाले प्रीएम्बल उसको डिस्कस करूंगा। एंड देन आफ्टर व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। और उसके बाद में इसके सारे हम लोग कैसे बेवकूफ बनाते हैं, जैसे कि वीडियो से आप देख लो। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। फिर मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन मैं उसके सारे कैरेक्टर्स को एक करके हर एक मुद्दे को मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि जो हमारे पॉलिटिकल चीज़ है उसे कैसे डिस्कस किया जाता है। देन इन सभी चीज़ों को मैं आपको एक अच्छी तरह से कंक्लूजन निकाल कर बताऊंगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों था और किस लिए बना है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। और देन आफ्टर हमें इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं या हमारे ऊपर इसका उपयोग कैसे हो रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थिंग्स, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एनीवे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। लोग बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूट हमारा भारतीय संविधान, अभी कुछ न्यूज में भी चल रहा है संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना। पहले डिस्कस तो करो संविधान है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। हाल फिलहाल में हम लोगों ने इस चीजों को देखते हुए चलना है कि वो बोला गया था कि पढ़ना है तो पहले समझना पड़ेगा और समझना है तभी वो अप्लाई होगा।
तो पहला थिंग है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर वी आर डिस्कस। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एनीवे। यानी एनीवे का मतलब है कि हर जगह किसी भी कार्य को, किसी भी सिचुएशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ रूल्स की जरूरत होती है। लाइक अ गेम, लाइक अ स्कूल, लाइक अ हाउस, हर जगह एक रूल का जरूरत होता है जिसको हम लोग गवर्नमेंटल रूप में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इज गवर्नेड बाय द सेट ऑफ रूल्स। यानी हमें हर जगह गवर्नमेंट का रूल्स का फॉलो करना पड़ता है। दे आर रूल्स फॉर गेम्स लाइक अ स्कोरर फॉर सोशल क्लब्स एंड एडल्ट्स इन द वर्किंग प्लेस। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे पास गेम है, चाहे सोशल क्लब्स हो या फिर देन आफ्टर एनीथिंग, जहाँ भी हमें जाए हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों? ये ताकि इसलिए रूल को फॉलो किया जाता है ताकि हम अच्छी तरह से सुचारू ढंग से उस कार्य को कर सके। लाइक मैं एग्जांपल के अनुसार समझिए, मान लीजिए कोई गेम है, फुटबॉल या फिर तो वहां पे क्या होता है, एक रेफरी होता है। क्या होता है? रेफरी, जो गेम में रूल्स को फॉलो करवाता है, रूल्स ऑफ द गेम या लॉ ऑफ द गेम, यानी कैसे गेम को चलाना है। तो सेम उसी तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़े, ये है कि कैसे देश चलाना है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर इसको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोगों के पास क्या होता है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है क्लासरूम रूल्स, स्कूल रूल्स। तो क्यों? ताकि हम जो है सुचारू रूप से सही तरीके से स्कूल जाएं, स्कूल में स्टडी करें एंड देन आफ्टर कम टू होम सेम, ताकि वो रूल्स फॉलो करने से, या हमारे घर का रूल्स अलग होता है, तो ये सारी चीजें सिखाती हैं हमें कैसे हम एक अच्छे और बेहतर इंसान बन सके और कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सके और कैसे एक दूसरे के बारे में सोच सके। तो ये सारी चीजें हमें सिखाता है रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर रूल्स के अनुसार हम लोग नहीं चलते हैं तो हम अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इवन अगर हम सड़क का रूल फॉलो नहीं करें तो मेजर एक्सीडेंट का हमें डर होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो अक्सर हम मेजर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको गेम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि अगर गेम में चीटिंग होता है, गेम में चीटिंग होता है तो वहाँ पे रेड कार्ड दिया जाता है और उसे बाहर कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए ताकि आप दोबारा वो गलती नहीं करें। सेम उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सिखाता है कि अगर आप देश में रह रहे हैं, किसी भी देश में आप रह रहे हैं और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप नहीं चल रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को आप ब्रेक कर रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो कार्रवाई कौन करता है? हमारे यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन है, लाइक हमारी सरकार, देन जो जज हैं, जुडिशियल हैं, वो हमारे ऊपर कार्रवाई करती है। देन आफ्टर हमें सुधारा जाता है। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सेट ऑफ रूल्स। यानी किसी भी सम्मित, मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं, किसी भी सुसंपन्न देश को चलाने के लिए जो एक रूल बनाया जाता है उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सिंपल भाषा में याद करके रखना है, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं चाहिए। वैसा चीज पढ़ो जिसको जो हमेशा याद रहे, हमेशा याद रखें जा सके। तो पहला चीज मैंने यही बताया। तो ये चलता कैसे है? तो इसके लिए कुछ लॉ बने हुए हैं। तो पहला है सम रूल दैट्स आर मेड ऑफ लेजिस्लेचर। कुछ को लेजिस्लेचर ने बनाया है, इसको लोकसभा या राज्यसभा पास करता है। एंड आवर कंट्री कॉल्ड इज लॉ, जिसे हम लोग कानून के नाम से जानते हैं। वी नीड लॉ इन सोसाइटी। हमें
ज़रूरत है अपनी सोसाइटी को कानून व्यवस्था की, एंड सो आवर सोसाइटी कैन बी रेगुलेट एंड वर्क प्रॉपरली। इसलिए कि हमें अपने काम को, सोसाइटी का जो वर्क है वो सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से हो। दे आर डिजाइन प्रोटेक्ट एंड आवर प्रॉपर्टी एंड ensure that everyone in the society behaves in the community expects them to। तो ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये हमें हमारा प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड हमारी कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। मान लो हम बहुत धनी आदमी हैं, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, क्या यार, तो बोला चलो मुझे 5 लाख रुपया दो, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, मैं किसके पास जाऊँगा? अगर मेरे पास होंगे तब तो दूंगी, तो ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो इसकी शिकायत करने के लिए लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया। किस किसने मिल के? लोकसभा है, राज्यसभा। मैं बताऊंगा आगे ये लोकसभा क्या होता है, ये राज्यसभा क्या होता है, सब इसके बारे में जाने, लेकिन अभी हम थोड़ा सा चल रहे हैं। देन अ लॉ टेल्स अस एक्सपेक्ट द consequences in our action. Law have been the glue that kept society together. Without law, there would be complete anarchy। मतलब अगर हम कोई गलती करते हैं, यानी लॉ जो है हमें सिखाता है, हम एक्सेप्ट करता है कि हमारे पास कॉन्सेंस होना चाहिए। लॉ हैव बीन द ग्लू दैट केप्ट सोसाइटी टुगेदर। अगर ये हमारे पास नहीं हो तो हम सही से कार्य नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है इन जनरल। अगर हम थोड़ा सा इसको और आसान भाषा में समझाऊं तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यानी अगर कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ऑल अदर laws have to conform to the constitution। The constitution contains laws concerning the government and its relation with the people। यानी यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्निंग करता है कि आपका जो पीपल है, यानी गवर्नमेंट और पीपल का जो रिलेशन है उसे एक बेहतर दिशा देता है। कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न टू मेन एस्पेक्ट, जिसमें दो चीज बहुत मेजर माना जाता है। पहला, द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। यानी यह हमें सिखाता है कि कैसे हमें गवर्नमेंट को वहाँ की जनता से रिलेशन बना के रखना है। तो जैसे यह कॉन्स्टिट्यूशन है, यह सिखाता है कि कैसे जनता को अपने नेताओं पे भरोसा करना है और नेता को अपनी जनता पे भरोसा रखना है। यह कौन सिखाता है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सिखाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे देखो, रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। कैसे ये काम करता है, ये फैक्टर कैसे काम करता है, मैं इसे थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे देखिए, मान लो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है? किसी भी देश का एक संविधान है, और वहाँ पे दो लोग हैं, एक है गवर्नमेंट और एक है पीपल, यानी वहाँ के लोग। तो गवर्नमेंट के पास क्या है? पहला है लेजिस्लेटिव, जो कि कानून बनाता है। दूसरा है जुडिशरी, जो कि उस कानून को अमल करता है। तीसरा है एग्जीक्यूटिव, जो उस कानून को, जिस पर ये लागू होता है। तो ये क्या है? जो लागू करता है। एक है बनाने वाला, दूसरा है उसको यूज करने वाला, तीसरा एनफोर्स ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव, जो उस पर लागू करता है। तो ये सारा चीज किस पे है? पीपल पे। ये किसके लिए बनता है? लोगों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना है? लोगों के लिए। ठीक है। अब मान लो कोई कानून आया। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू restrain the people, it an instrument for the people to restrain the government। तो एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम है पैट्रिक हेनरी। उन्होंने एक बात कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों के लिए है, ना कि गवर्नमेंट के लिए। अगर
कॉन्स्टिट्यूशन जो है या तो सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन जो है पीपुल के लिए है, ना कि गवर्नमेंट के लिए। अगर वो पीपुल अगर गवर्नमेंट बना सकती है तो वो उसे उखाड़ भी सकती है। किसके सहारे? कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे। तो इस लाइन को अच्छे से याद करके रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रेन द पीपल। यानी कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट के लिए बना हुआ है, गवर्नमेंट के लिए नहीं बना है। यह बना है इस ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि पब्लिक का रिस्ट्रेन कर सकता है गवर्नमेंट को। चलिए ये हमारा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Then after we are studying the why do we need constitution, यानी हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, यानी कहा जाए तो हमारे लिए संविधान क्यों जरूरी है, इसका क्या काम है। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम लोग समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो जगह जगह पे कैसे यूज होता है, कैसे ये बनता है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। Then why do we need constitution? The first of all is that we need a constitution to govern a country properly. यानी कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जरूरी है किसी भी देश के लिए, वहाँ का सरकार, वहाँ के गवर्नमेंट को बनाने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिसी सिस्टम ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश के लिए वहाँ के पॉलिटिकल नेचर को डिफाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। Sometimes we feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the Constitution helps us guard against this. कभी कभी हम लोग बहुत बड़े इशू में फंसते हैं या बहुत बड़े लार्जर प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो वहाँ पे इन सभी सिचुएशन को सॉल्व करने में जो हमारा मदद करता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कौन मदद करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो हेल्प करता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अक्सर हम लोग कई मेजर टाइम्स में हम लोग अलग अलग जगह पे फंस जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वह हमें कौन हेल्प करता है वहाँ पे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इन ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के 3 मेजर ऑर्गन्स हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर, तीसरा है जुडिशरी, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और मेकिंग। फंक्शंस द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे जो हैं कार्य करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द ordinary citizens derive their power and authority, fundamental right from the Constitution. If they act against it, it is unconstitutional and unlawful. यानी कहा जाता है कि ये सब जो हैं सारी चीज हेल्प करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, जिसमें का 3 मेजर ऑर्गन है। So constitution is required to have authority, allocation of power and function, and also restrict them with its limit. यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें पावर देता है, ये ऑथोराइज करता है कि हम कोई भी कार्य को लिमिट के अनुसार कर सकें। ये फंडामेंटल राइट्स आप आगे पढ़िएगा। यानी कहने का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट अगर बनाती है तो उनके पास भी उतना ही राइट्स है जितना कि एक सिटीजन, ऑर्डिनरी सिटीजन के पास होता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डू यू नीड कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहला चीज ये है कि आइए समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्या है, संविधान की हमें जरूरत क्यों है। द पीपल डोंट नो देयर ट्रू पावर, यानी यही चीज है जो हमें समझने का सबसे ज्यादा जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चीज समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में एक सिंगल पर्सन, जो भी किसी भी देश का नागरिक है, उसके पास क्या पावर है।
उसके पास क्या पावर है। हम लोग इस चीज को समझते हैं। मान लो ये कोई व्यक्ति है जो किसी देश का नागरिक है, तो इस पर्सन के पास क्या पावर है, ये जानना है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी वो व्यक्ति इस देश में रहने के बावजूद वो क्या कर सकता है, उसके पास उसका क्या फंडामेंटल राइट्स है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग जानेंगे। द फर्स्ट थिंग, टू परफॉर्म फॉलोइंग द फंक्शन वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें हैं जो फंक्शंस हैं जो हमें बताती हैं कि हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। पहला, द फर्स्ट थिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइड a set of basic rules that allow for minimal coordination or amongst member of a society। यानी किसी भी समाज में रहने के लिए एक बेसिक रूल की जरूरत होती है जो कि उस समाज को कोऑर्डिनेट करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। सबसे ज्यादा क्या करता है, मदद करता है। इसलिए हमारे लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। द सेकेंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज to specify who has the power to make decision in a society. It decide how the government will be constitute। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन में का जो पावर है कि डिसीजन मेकिंग, यानी उस सोसाइटी में जो कुछ भी डिसाइड होगा वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है। ये नहीं कि उसका मन किया, गवर्नमेंट का मन कर रहा है कि आज सभी लोगों को मतलब बर्खास्त कर, नहीं। जो नियम बना हुआ है, जो एक्चुअल में नियम बना हुआ है वही लोगों पे लागू होगा। यानी उस समाज के लिए, उस सोसाइटी के लिए वही लागू कर सकता है। यानी हाँ, गवर्नमेंट जो है उस चीज को लागू करेगा। द थर्ड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑथराइज टू सेट सम लिमिट्स। यानी कुछ लिमिट के साथ ही, कुछ लिमिट के साथ ही चलेगी। गवर्नमेंट जो भी बनेगी वहाँ पे कुछ लिमिट के साथ कैन इम्पोज ऑन अ सिटीजन, जो उस वहाँ के सिटीजन के लिए सही होगा। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ गवर्नमेंट में बी एवर द ट्रेसपास। यानी ये एक फंडामेंटल के रूप में ट्रेसपास होता है किसका, गवर्नमेंट का। The fourth function of constitution to enable the government to fulfill the separation of a society and create condition for a just society। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनेबल करता है गवर्नमेंट को टू फुलफिल एंड सेपरेट करता है ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट करता है कंडीशन, यानी समाज को निर्माण करने में यह सबसे अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों को इन दो टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई चीज नहीं समझ में आए तो कृपया कमेंट कर, सॉरी फॉर दैट, तो कमेंट जरूर करें। अगर कहीं दिक्कत है या कुछ चीजें लगे सर ये चीज आपने ये लाइन डिस्कस नहीं किया ठीक से, इसे फिर से बताइए तो कमेंट कीजिए, मैं दूसरे वीडियो में इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो अप टू नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्ट्री जो है वो क्या है वो जानने का प्रयास करें। ये बना क्यों, ये या किन लोगों ने मिलकर इसे बनाया। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री इसमें उठाएंगे। इन एंशिएंट इंडिया, यानी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, लाइक 3300 टू 1300 BC से टू मैच्योर पीरियड 2600 टू 1900 BC, इंडिया is a world famous for its history and
कल्चर, यानी कहा जाता है कि अगर देखा जाए तो इंडिया जो है अपने पुराने समय में यानी एंशियंट टाइम में यह वर्ल्ड फेमस था। किसके लिए? अपने इतिहास के लिए और अपने कल्चर के लिए। द टाइम बिफोर 500 AD is widely accepted the era of ancient India। यानी 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 आपको अगर कहा जाए तो 500 का जो उस टाइम का जो एरा 500 का जो एडी है उसे हम लोग एंशियंट इंडिया के नाम से जानते हैं। द अर्लीस्ट ऑटोमेटिकली मॉडर्न ह्यूमन रिमेन्स फाउंड इन साउथ एशिया फ्रॉम द अप्रोक्सीमेटली 30,000 ईयर्स एगो। यानी अगर देखा जाए तो मॉडर्न यानी आज के युग की बात करें तो हम लोग लगभग 30,000 साल पहले साउथ एशिया हम लोग साउथ एशिया के आसपास हम लोगों का उदय हुआ था। बट रिगार्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में जाने तो इंडिया गोज बैक टू ओनली थर्ड सेंचुरी, यानी लगभग 330 शताब्दी के आसपास। द टाइम पीरियड ऑफ एम्पर अशोका द ग्रेट, यानी कहा जाए तो सिर्फ जब थर्ड पीरियड का सेंचुरी आया था तो अशोक के काल से क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होना शुरू हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री अगर मैं देखूं तो इसको थोड़ा बेसिक में मैंने लिखा है। अकॉर्डिंग टू 324 BC टू 185 BC से लेके वहाँ पे जो अशोक थे यानी मौर्य समाज के संस्थापक और राजा अशोक थे, उन्होंने सबसे पहले engraved them in major rocks pillar on the minor rocks for public to take reference, also known as the Edict of Ashoka। यानी उस समय जो है उन्होंने अशोक के नाम से वहाँ का जो स्तंभ करवाया था। Then after 1599 to 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई जो एडमायर किया हम लोगों को, एंड द टैक्सेशन इन बंगाल, और बंगाल में टैक्सेशन और प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें जो 1757 में हुआ। देन आफ्टर हम लोग थोड़ा आगे जाएं तो 1765 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी टेक ओवर द टोटल यूनाइटेड control over the whole of India from a single center in Kolkata, but its rule ended with the revolt of 1857। तो यहाँ से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है धीरे धीरे फ्रेम में आना शुरू हो गया था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1765, मैं इसको आम भाषा में समझाना चाहता हूँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हम लोग का जो इंडियन यूनाइटेड का कंट्रोल जो है पूरी तरह से जाने लगा या चला गया था, तो वहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है धीरे धीरे पूरे इंडिया पे कंट्रोल, जिसका सेंटर बनाया गया था कोलकाता, और वो धीरे धीरे पूरे इंडिया पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जिसके तत्पश्चात वहां उनके रूल के खिलाफ पहला रिवोल्ट हुआ था 1857 में। देन आफ्टर 1858 से 1947 तक द पीरियड द ब्रिटिश राज, और इस पीरियड को हम लोग जानते हैं ब्रिटिश राज के रूप, एंड द टाइम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टुक शेप, और इस समय तक यानी इस काल तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है शेप ले चुका था, यानी अपना आधार बना चुका था कि कैसे अब हमें अपने देश को खुद से चलाना है। इससे पहले चला रहा था ब्रिटिश राज, यानी इस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश का जो है पूरी हुकूमत यहाँ पे चलने लगी। देन आफ्टर 1950 यानी 1950, स्टेट को आप लोग याद रखिएगा, 1950 फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिएटेड द इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी आजाद भारत। जी हाँ, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रथम
बाय इट्स ऑन फ्री पीपल, जहाँ पे कोई गुलाम नहीं था, 26 नवंबर 1949, एंड द कैम इनटू द इफेक्ट ऑफ 26 जनवरी 1950 एज वी ऑल नो इट एंड यूज इट टुडे। यानी 1949 को यह बना और 1950 में यह पूरी तरीके से हमारे ऊपर लागू कर दिया गया। यानी हम लोगों का अपना खुद का संविधान बन चुका था, खुद का संविधान जो है पूरी तरीके से बना चुके थे। तो इस तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमें हेल्प करता है क्रिएट करने में। हम लोगों ने इस तरीके से इसे क्रिएट किया। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि अगर आप लोग को याद करना है तो सबसे पहले आप मौर्य काल को नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये वाला जो सेकेंड थिंग, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है इसको जरूर याद रखिए कि अगर पूछा जाएगा कि बताइए हिस्ट्री में कब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो कब से तैयार होना शुरू हुआ, तो आप इसको एज ए फ्रेमवर्क में बोल सकते हैं कि लगभग 1600 के आसपास से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम लेना शुरू कर चुका था, क्योंकि उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आए थे, जिसने एडमायर किया था हमारे पूरे कंट्री को अकॉर्डिंग टू कंपनी के थ्रू। जिसमें पहला अगर पूछा जाए तो 1757 में हमारा बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। आई थिंक दिस इज ओके, सॉरी फॉर दिस। देन आफ्टर द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अब मैं इसको थोड़ा सा एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा ड्रिल कर देता हूँ। इवन द एडिक्ट ऑफ अशोका 322-185 established the constitutional principle for the third century मौर्य किंग द रूल इन एंशिएंट, यानी पहला शासक था जिसने अपना रूल बनाया था, जिसे आज भी हम लोग अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अशोक स्तंभ इसी का दिया हुआ है। द एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर द collection of 33 inscriptions on the pillars of Ashoka as well as boulders and cave walls made by the Emperor Ashoka of the Mauryan dynasty। यानी मौर्य वंश के संस्थापक जो अशोक थे मौर्य वंश को जो चला इंस्क्रिप्शन करवाए थे, जिसमें 33 पिलर्स वहां पे स्थापित किया गया था। यानी पहला, मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ या ऐसे बता सकता हूँ कि पहला जो हमारा रूल मेकिंग हुआ था वो कब से स्टार्ट हुआ था? अशोका के टाइम। अशोका के टाइम, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आई ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने लगभग 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे यहाँ आगमन हुआ। कम टू इंडिया टू ट्रेडिंग, किस बहाने से आई थी? ट्रेड करने के बहाने से फ्रॉम ब्रिटेन से। एंड इन 1765 बिकम एन administrative power of the after gaining the right of taxation। यानी हमारे यहाँ वो टैक्स वसूलने के कारण वो धीरे धीरे हमारे पूरी कंट्री को एडमायर करने लगी, यानी अपने अधीन करने लगी। इन बंगाल, सबसे पहले बंगाल में किया उन्होंने। आफ्टर द डिफेंडिंग द नवाब ऑफ बंगाल, यानी उन्होंने वहाँ के जो कंपनी के रूलर थे वो बंगाल के जो नवाब थे उनको बैटल ऑफ प्लासी में हराने के बाद धीरे धीरे वो पूरी तरह से बंगाल को अपने अधिकृत कर लिए। देन हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी यूनाइटेड कंट्रोल, उसके बाद जो हम लोग के पास आया ईस्ट इंडिया कंपनी 1755 एडी टू 1858 में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में कंपनी जो है एस्टेब्लिश कर ली कंट्रोल ओवर द होल इंडिया। तो यहाँ इस समय तक लगभग पूरे इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल आ चुका था।
फ्रॉम ए सिंगल सेंटर इन द कलकत्ता, जिसका सेंटर जो है कोलकाता बनाया इन्होंने। डिफरेंट एक्ट्स एंड लॉ, और बहुत सारे अपने रूल एंड रेगुलेशन फोर्स को कंपनी के साथ इन्होंने अपने यहाँ लाया, जस्ट सो कंपनी could remain the powerful and authorized. But the company came under the increasing control by Parliament of Britain. Its rule ended with the revolt of 1857. लेकिन इनका ये जो रूल का जो पावर और ऑथराइज्ड का लोगों ने विरोध करना शुरू किया, और धीरे धीरे एक क्रांति के रूप में यह 1857 में पहला क्रांति हुआ। किसके खिलाफ? क्योंकि इनकी जो पार्लियामेंट थी, सरकार ब्रिटेन से हमारे इंडिया पे हुकूमत चलाना शुरू कर दिया था, जो कि 1857 का क्रांति का विद्रोह का कारण बना। देन ब्रिटिश राज, और उसके बाद वहाँ उस 1857 के क्रांति को दबाने के बाद